मयूरेश जोशी हमारे साथ है बात करने के लिए अब हमारे पैनल में। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, अभी जो कल परसों में या फिर 2-3 सेशन के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को नोट्स इशू किए हैं, उसमें क्या आप लोगों ने एडवाइस किया है जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं इस ट्रैजेक्टरी मार्केट्स को 7500 से लेकर 77 के बीच में जब मार्केट्स आ चुके हैं, एक बार फिर से सरप्राइजिंगली आ चुके हैं विद इन द, आई थिंक वो जो पहला दिन था सोमवार का उसको देख उसके बाद क्या अप्रोच रखी है आप लोगों ने मार्केट्स को लेकर इस वक्त? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक जो भी चाइना के साथ हो रहा है आई थिंक उसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो करेंसीज पे दिखेंगे और वो क्लियर इंडिकेशन होगा कि कैसे ट्रेड पैन आउट होगा, जबकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास और रिस्क एसेट क्लास क्लियरली आई थिंक रिफ्लेक्ट करेगा कि आई थिंक जो डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है। हैविंग सेड दैट, प्रॉब्ली डोमेस्टिकली जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कोई सुधार होने की उम्मीद लग नहीं रही है एटलीस्ट टिल द फर्स्ट हाफ। केपेक्स साइकिल स्पेसिफिकली ऑन द प्राइवेट केपेक्स साइड आई थिंक पिकअप मीनिंगफुली हुआ नहीं है। तो सारे फैक्टर्स आई थिंक मार्केट पे प्ले आउट हो रहे हैं और मार्केट यही देखना चाहेगा कि जो बजट सेशन है उसमें रिफॉर्म प्रोसेसेस या बिल्स और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। हैविंग सेड दैट, प्रॉब्ली आई थिंक वी आर मोर अट्यून्ड राइट नाउ टू द इंटरनेशनल मार्केट्स और वी विल बी रिएक्टिव टू हाउ चाइना रिएक्ट्स। ट्रेडिंग हॉल्ट हुई है अगेन टुडे, सो क्लियरली आई थिंक द मार्केट्स विल बी इन अ डाउन ट्रेंड। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड विद इन सेक्टर्स अगेन निफ्टी की हम कंपोजिशन की बात करें तो आईटी इज एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म, बैंक्स की बैलेंस शीट की क्लीनिंग होगी, कैपिटल गुड्स की जो वर्किंग कैपिटल इश्यूज हैं, एग्जीक्यूशन इश्यूज है वो प्ले आउट हो जाएंगे। सो टू अ लार्ज एक्सटेंट आई थिंक निफ्टी अर्निंग्स आने वाली नहीं है, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा ये मार्केट्स में। जी सिद्धार्थ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर अभी आपका आउटलुक क्या है? अभी कुछ देर पहले मिस्टर नरेंद्र तनेजा से बातचीत भी कर रहे थे और जिस तरह से BS6 नॉर्म्स 2020 तक लागू करने की बात की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है 50,000 से 80,000 करोड़ तक का खर्च इन कंपनियों पर आ सकता है। क्लीनर फ्यूल स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए अपने फ्यूल को अपग्रेड करना होगा और मिस्टर तनेजा ने भी कहा कि करीब 17,000 करोड़ तक का खर्च इन कंपनियों को करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो बीते एक साल में जो माली हालत इन कंपनियों की सुधरी है क्रूड कीमतों में दबाव की वजह से, वो एडवांटेज क्या आप ऑफसेट होता हुआ देख रहे हैं इस अपकमिंग एक्सपेंडिचर की वजह से? देखिए, मुझे लगता है कि 2020 की बात है तो अभी ऐसा बड़ा कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी भी काफी समय है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओवरऑल रही बात क्रूड के नीचे आने की, मैं मानता हूँ कि यहाँ से और $5-1 नीचे आता है तब जाके मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग मार्जिन्स भी काफी इम्प्रूव हो सकते हैं कंपनियों के। मोर और लेस मोस्ट ऑफ द जूस इज ऑलरेडी डन इन ऑल द OMCs। थोड़ा बहुत अगर यहाँ से $5 नीचे आता है तब मार्केटिंग मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। फ्लैटिश रहना चाहिए यहाँ पे, ऐसा कोई बड़ा सिग्निफिकेंट मूव नहीं आना चाहिए रादर देन अपसाइड और डाउन साइड। मैं मानता हूँ कि विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर कोई BPCL या वैसी कोई कंपनियों पे निवेश करके रखे तो एक मार्केट परफॉर्मेंस जरूर रह सकते हैं। आपकी राय ऑटो कंपनियों पे क्या होगी मयूरेश? आई मीन जिस स्टैंडर्ड्स के 2020 से अगर आप देखें BS6 के लागू होने की बात कही गई है, उसके लिए इन कंपनियों को, ऑटो कंपनियों को कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सरकार को कितना बड़ा टैक्स बेनिफिट देना पड़ेगा इन इन्वेस्टमेंट्स पे जो R&D पे कंपनियां करेंगी? आई थिंक जो स्पेशली जो घरेलू कंपनियां हैं जिनको यहीं पे रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना है, नई तकनीक विकास करना है। मैं नाम ले रहा हूँ इसमें एमिनेम का, इसमें ले रहा हूँ मैं टाटा मोटर्स का, इसमें नाम ले रहा हूँ मैं अशोक लेलैंड का। ये तमाम कंपनियां, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद अभी फॉर द टाइम में इस पर क्या आउटलुक लेके चलना चाहिए? आई मीन बाजार इस खबर को कैसे देखेगा और क्या अप्रोच रखेंगे आप ऑटो काउंटर्स पे जो कि इस वक्त थोड़ा सा अगर आप देखें अंडर प्रेशर है बहुत समय बाद? क्लियरली आई थिंक अगर हम देखें, आई थिंक जैसे नियम लागू होंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो मुझे नहीं लगता आई थिंक एक इमीडिएट अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा ये सारे कंपनियों पे। एंड अगेन आई थिंक द वे द केपेक्स प्लान्स आर प्रॉब्ली गेटिंग ड्रॉन, आई थिंक काफी हद तक आई थिंक कंपनीज जेस्टेट करेगी द एक्सपेक्टेड कैपिटल आउटले रिक्वायर्ड टुवर्ड्स दिस। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव ले तो MHCV सेगमेंट ने एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा है। अगर हम मंथ ऑन मंथ या इवन ईयर ऑन ईयर डेटा देखें
तो द नंबर्स आर स्टैकिंग अप वेरी वेल। तो अगर स्टॉक्स चूज करनी है विद इन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, मुझे लगता है अशोक लेलैंड इज अ वेरी प्रिफर्ड चॉइस। जैसे इनके एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, जैसे एलसीवी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आई थिंक द वैल्यूएशंस दैट इट इज करंटली ट्रेडिंग एट विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवाइवल हैपनिंग, अशोक लेलैंड एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जी मानस, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या रहेगा? बीते 3 सेशंस में अच्छी खासी करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है और जिस तरह से चाइना को लेकर फिर से कंसर्न जो एस्केलेट हुए हैं वो फर्दर प्रेशर डाल सकते हैं शेयर पे, लेकिन तकनीकी रूप से आपकी राय क्या रहेगी टाटा मोटर्स पर? देखिए, तकनीकी रूप से मैंने अभी पहले ही बोला कि 360 बहुत अहम सपोर्ट है और ट्रेडर के लिए 360 के स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं वो 335 330 के आसपास आते हैं। कॉशियस रहना चाहिए, पैटर्न खराब लगता है और 360 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। चलिए इस बीच थोड़ा सा कल जो प्राइस परफॉर्मेंस मिड कैप की रही, स्मॉल कैप की रही, देखिए सडनली क्या है ना, ये चाइना की गिरावट ने, वहाँ के लोअर फ्रीज ने, एसजीएक्स निफ्टी की 84 अंकों की गिरावट ने जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो बदल दिए हैं। अब हम कल जिस तरीके से देखिए यूटर्न लिया मिड कैप इंडेक्स ने, जिस तरीके से यूटर्न लिया स्मॉल कैप इंडेक्स ने, ये आपके लिए भी एक संकेत है कि प्लीज जिसे कहते हैं ना, भावनाओं में उतना मत बह जाइए। सब कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, सब कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, सब कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस हो गया और प्लीज अब स्टॉप लॉसेस के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। और एक और चीज, पैसा वही है, प्रॉफिट वही है जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। स्टॉक खड़ा हुआ है, उसको देख देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। प्लीज थिंक अबाउट सम प्रॉफिट बुकिंग एज वेल, वो बहुत जरूरी है। अब अलार्मिंग सिचुएशन में मानस, मैं आपसे बहुत संक्षेप में पूछूंगा कुछ चार्ट्स जो कि अलार्मिंग सिचुएशन में है, जहां पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, वो कौन कौन से हैं? देखिए, अलार्मिंग सिचुएशन में मैं समझता हूँ फिलहाल तो मेटल क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और वो भी स्टॉक स्पेसिफिक है। मैं नहीं समझता कि टाटा स्टील में बड़ी गिरावट हो सकती है या तो और जेएसडब्ल्यू स्टील में बड़ी गिरावट हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार जो अपने पिछले लोज हैं उसको ब्रेक करेंगे तो वहां पर वीकनेस अभी और देखने को मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जी चलिए, 9 बजे हैं और शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटते हैं। हर रोज की तरह शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। इनफैक्ट फर्स्ट ट्रेड में माफ कीजिएगा, आपका स्वागत है। और देखिए बहुत सारी बातें आज करने के लिए, लेकिन आज का सबसे बड़ा इशू है चीन है, चाइना है, चाइना का सेल ऑफ, चाइना का लोअर फ्रीज। इसके मायने क्या है? कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ भारतीय परिप्रेक्ष्य में अच्छी बातें और कुछ भारतीय परिप्रेक्ष्य में खराब बातें। आइए समझते हैं रजत से। रजत, एग्जैक्टली इस सेल ऑफ को किस प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए? और याद रखिए मैं 2 प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा आपसे। एक, मेरे पास बहुत सारा कैश पड़ा है, तब मेरा प्राइस एक्शन या फिर मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, या फिर मेरे पे एक लिमिटेड कैश है तो मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए? जो बिल्कुल अचानक गिरावट जब आती है तो टेक्निकल लेवल्स कामकाज नहीं करते, लेकिन जो शेयर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, देखिए 5 स्टॉक्स ऐसे जो आज बाजार में टूट सकते हैं और 5 स्टॉक ऐसे जो रफ्तार पकड़ सकते हैं। टूटने वाले स्टॉक्स की सूची आपकी स्क्रीन पे, वेदांता, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, गुजरात गैस और जेके टायर। यहां पर चीन संकट का असर और दूसरे ट्रिगर्स का भी असर नेगेटिव पड़ सकता है, गिरावट रह सकती है। पोर्टफोलियो में अगर जोड़ने हैं तो कुछ स्टॉक्स जो ट्रेडर्स पसंद करेंगे ट्रेडिंग करना, खरीदारी करना, उसमें एशियन पेंट्स, जेबी केमिकल्स, नील कमल, साथ साथ जेट एयरवेज और एप्टेक के नाम शामिल है। ट्रिगर्स में आपको फटाफट से बता दो। सबसे पहले गिरने वाले स्टॉक्स वेदांता, क्योंकि विश्व बाजारों में इस समय इंटरनेशनल मार्केट में मेटल स्टॉक्स में एकदम से गिरावट देखने को मिली। कल यूरोपीय बाजार में भी 5-5, 7-7% मेटल स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए थे और चाइनीज इकोनॉमी का स्लो डाउन जो है वो तो हावी है ही, तो वेदांता पे उसका एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील, हिंडाल्को वीक हो सकते हैं। टाटा मोटर्स एक्सपोजर बहुत ज्यादा है चाइनीज इकोनॉमी में, जेएलआर के मुनाफे का 50% जो हिस्सा है वो चीन से आता है। टाटा मोटर्स पे उसका नेगेटिव रिएक्शन होना लगभग तय है। ओएनजीसी क्रूड की कीमतें, ब्रेंट क्रूड 12 साल के निचले स्तर पे पहुंचा है, ऐसा हो नहीं सकता ओएनजीसी और केन इंडिया छूट जाए, दोनों ही स्टॉक्स पे आज गिरावट देखने को मिल सकती है। गुजरात गैस, क्योंकि गुजरात सरकार ने पाइप गैस के दाम घटा दिए, उसका एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांगली तरीके से गुजरात गैस आईजीएल चल चुके हैं, तो आज मुनाफा वसूली हो सकती है। और टायर स्टॉक्स, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चाइनीज जो कंसर्न है वो टायर काउंटर्स पे हावी हो सकते हैं, तो जेके टायर, सीएट जैसे स्टॉक्स आज ट्रेडर्स बेचना पसंद करेंगे। लेकिन खरीदारी कहां होगी? एशियन पेंट्स, क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी जो भी कंपनी है जहां पर कच्चा तेल एज रॉ मटेरियल यूज होता है क्रूड, वो स्टॉक्स चल सकते हैं। एशियन पेंट्स उसमें आज प्रोमिनेंट रहेगा। इंडेक्स हैवी वेट है, यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। इसके अलावा जेबी केमिकल्स एक और स्टॉक, केमिकल से जुड़ी जो कंपनी जैसे कि जेबी केमिकल, सुप्रीम पेट्रो, डीसीडब्ल्यू, ये स्टॉक्स इस समय फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ नीलकमल, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं, क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करती हैं, वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है।
कमल की पकड़ आज भी मजबूत हो सकती है। जेट एयरवेज, इंडिगो दोनों स्टॉक्स पे नजर रखें, स्पाइसजेट पे नजर रखें, क्योंकि क्रूड तो गिर ही रहा है, एटीएफ कीमतें लगातार टूट रही हैं, वो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और ट्रेडर्स पसंद करेंगे तेजी बनाना। और एपटेक आज की स्टोरी जो है वो यही है कि राकेश झुंझुनवाला ने कंपनी में 3.7% अतिरिक्त हिस्सा खरीदा। एक पॉजिटिव खबर है एपटेक के लिए, एक जोरदार स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अभी शायद मैं तुमसे आपसे आप और बात करता रजत, लेकिन मैं इस बीच इंडिकेटिव एक्शन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस बीच रुपया जो है वो 6682 के मुकाबले लगभग 6686 के आसपास बना है, यानी करीब 4 पैसे की कमजोरी। और देखिए बड़ी चीज ये है कि ये 67 की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन शायद अभी भी अगर आप देखें बहुत बुरे स्तर नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है यहाँ से। अभिषेक गोयनका हमारे साथ हैं फॉरेक्स एक्सपर्ट बात करने के लिए। अभिषेक गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अभिषेक, सडनली अगर आप देखें ये जो वर्ल्ड मार्केट में एक बार फिर से उथल पुथल है, लीडरशिप चाइना के हाथ में है, वो बीते 6 महीने से है ही। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से युआन बिहेव कर रहा है और ऑलमोस्ट अगर आप देखें 6.56 की ट्रैजेक्टरी, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? और इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा ये रुपए का जोन है पॉसिबली इन द नेक्स्ट वीक और 10 डेज वो क्या होगा? तो मोमेंटम काफी वीक है चाइना की, और हर दिन उनकी फिक्सिंग ऊपर आ रही है और ऑफशोर मार्केट्स और ऑनशोर मार्केट्स की गैप बढ़े जा रही है। ये पहली दिन हुई है कि हमने देखा है कि चाइना ने ऑफशोर मार्केट में आज मॉर्निंग में इंटरवेंशन किया है, बट ऑनशोर मार्केट्स की वीकनिंग अभी भी बरकरार है। तो उस कारण से बाकी जो एशियन करेंसीज है जिसमें रुपया भी आता है, रुपया भी उस कारण से वीक हो रहा है। अच्छी बात यह है कि रुपया उतना वीक नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू जितनी हमने चाइना में वीकनेस देखी है। तो थोड़ी सी करेक्शन कभी भी मार्केट में रुपए में आ सकती है, करीब करीब 67 लेवल्स के आसपास है। वह करेक्शन अगर 30-40 पैसे की आती है तो वहां पर फिर अगेन लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। बाकी इस समय थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है रुपया। ओके, मैं एक चीज बात करना चाहूंगा युआन के पर्सपेक्टिव से, मिस्टर गोयनका, ये ऑफशोर और ऑनशोर ट्रेडिंग का जो डिफरेंशियल है जो बड़ा है काफी ज्यादा, अगर आप देखें वो बढ़ गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और एग्जैक्टली ये क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है आपको? सिग्निफिकेंस ये होती है कि भाई मार्केट इस करेंसी को फ्यूचर में डिस्काउंट कर रहा है, एंड जो बाहर की मार्केट है जो जिसमें फ्री पार्टिसिपेशन होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी पोजीशन ले सकता है, वो चाइनीज करेंसी को कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। तो एक ऑफशोर मार्केट की इंडिकेशन से हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द करेंसी मालूम पड़ती है, आपने पूरी जनता क्या सोच रही है वो मालूम पड़ती है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप देखिए जिस तरीके से चाइनीज सेंट्रल बैंक काफी एग्रेसिव रहे हैं, दैट मीन्स आपको लग रहा है कि जिस तरीके से वो एग्रेसिवली लोअर लेवल से फिक्स कर रहे हैं युआन को, अभी और अगर आप देखें डाउनसाइड पॉसिबल है, और पॉसिबल है कि आप 1-1.5-2 महीने की ट्रैजेक्टरी में 7 तक चले जाएं? देखिए 7 तक की बातें मार्केट में होने लगी है, बट वो तो हमेशा उसी हिसाब से होती है कि भाई जब मार्केट एक तरफा जाता है तो लोग 20-30 पैसे बढ़ा के बात करते हैं। बट एक साथ में ये भी देख रहा हूँ कि चाइनीज की इतनी डेप्रिसिएशन से ग्लोबली बाकी मार्केट्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और वो भी अपने रिजर्व्स को खर्च करने के ये जो तेजी से जो डेप्रिसिएशन हो रही है उसको अब रोकेंगे, क्योंकि अगर वो एक तरफा डेप्रिशिएट होता गया तो चारों तरफ चीजों में बहुत फर्क पड़ेगा, और उनकी इकोनॉमी भी जो इस समय उनको इंक्लूड किया गया है इम्पोर्टेंट करेंसी एसोसिएशंस में, तो वो उसमें भी एक हिट लगेगा। तो मेरे ख्याल से एक तरफा तो नहीं, बट ट्रैजेक्टरी उस तरफ है, बट समय लगेगा। राइट, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, करेंसी मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मानस जी मेरे साथ जुड़े हैं, सिद्धार्थ सिदानी और साथ मयूर जोशी मेरे साथ जुड़े हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट पे शुरुआत कैसी हो सकती है। सबसे पहले टेक्निकल सेटअप, मानस गिरे तो कहां तक जाएंगे सुबह, और उस लेवल पे क्या खरीदारी का मौका होगा? क्या गिरते बाजार पे हाथ लगाना चाहिए इसमें इक्विटी मार्केट में? नहीं, मैं नहीं समझता कि गिरते हुए बाजार में हाथ लगाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इंतजार करना बेहतर आइडिया है, क्योंकि 7700 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट जाना डेफिनेटली निगेटिव रहेगा, और मैं समझता हूं कि उसके बाद हमें 7550 के लेवल्स को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 7550 के लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाता है तो आप एक बार चांस जरूर ले सकते हैं 7550 के स्टॉप लॉस के साथ, बट उससे पहले मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि 7550 अगर एज्यूम करिए एक नेगेटिव संकेतों के चलते वो ब्रेक हो, तब तो बहुत ही बड़ा टेक्निकल नेगेटिव संकेत होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी इंतजार करें तो बेहतर आइडिया है। इनफैक्ट सिद्धार्थ, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ। इनफैक्ट आप देखिए रुपए की बात को हमने शायद थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, रजत इनफैक्ट ऑलमोस्ट निफ्टी लेवल्स की बात करने लगे थे। मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आप देखिए दो बातें हैं, रुपया कमजोर पड़ रहा है, बट स्टिल इफ यू कंपेयर रुपी विद अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में है। दैट मीन्स
एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस वर्सेस अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो थोड़ी सी आप देखें थोड़ी सी चैलेंज परिस्थिति में है। और रुपये इस वक्त 67 पे है, यानी ऑल टाइम लो के बेहद नजदीक भी है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। आप एक्सपोर्टर्स को, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे फार्मा हो, चाहे वो अगर आप देखें आपके आईटी कंपनियां हो, उन पर क्या इस वक्त व्यू लेके चल रहे हैं? देखिए, रुपया जो है वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है अदर इमर्जिंग करेंसीज को, बट एक चीज बहुत कंफ्यूजन है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से चाइना अपनी हार्ड लैंडिंग नहीं करना चाहती है, सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहती है, इकोनॉमी को बदलना चाहती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन होना चाहती है रादर देन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, ऑन टॉप ऑफ इट इनके करेंसी भी डिप्रिशिएट हो रही है, इनकी पॉलिसीज भी ऐसी है कि करेंसी और डिप्रिशिएट हो और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो, तो इनकी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज इन्वेस्टमेंट लेड है, हालांकि चाहते हैं इकोनॉमी को कंजम्पशन लेड बनाना। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी का जो INR है, ये रियल रेट के हिसाब से, RBI के हिसाब से मैं मानता हूं कि यहां से और डिप्रिशिएट होना चाहिए था, बट आउट परफॉर्म कर रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, लाइक्स ऑफ अदर कंपनीज जिसके एक्सपोर्ट काफी अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर। और टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आईटी की अगर बात करें तो आईटी थोड़ा वीक है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ भी थोड़ा डिमिनिश हो रहा है। हालांकि यूएस में थोड़ी बहुत एक रिस्पाइट जरूर दिख रही है, बट वहां पे भी उम्मीद से कम इन्फ्लेशन आ रहा है, उम्मीद से कम ग्रोथ आ रहा है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि सम पॉकेट्स ऑफ टेक्सटाइल और सम एंड कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं रादर देन आईटी इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि आईटी ऐसे भी है सेकेंड हाफ इज क्वाइट म्यूटेड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड। राइट मयूरेश, लेकिन अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और अगर आज मौका मिल गया खरीदारी करने का, अगर बाजार पे डिप भी आया, तो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर हैं जहां पर गोइंग फॉरवर्ड रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग है? सर नहीं, क्लियरली अब जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक आईटी कंपनियों के नतीजे वीक आएंगे। क्लियरली कैपिटल गुड्स एग्जीक्यूशन और वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स के मद्देनजर रखते हुए उनके रिजल्ट्स वीक आएंगे। फार्मा के चुनिंदा स्टॉक्स प्रॉब्ली कैन पोस्ट अ गुड सेट ऑफ नंबर, स्पेसिफिकली जो मिड कैप फार्मा कंपनी है, तो ये पैक पे आई थिंक मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, बट वहां पे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। बैंक्स अगेन एक मिक्स्ड बैग हो सकती है, तो आई थिंक जैसे एसेट क्वालिटी की क्लीनिंग अप होगी, शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी के नंबर स्टेबल आ रहे थे इन द क्वार्टर गॉन बाय, प्रॉबिलिटी है कि आई थिंक थोड़ी डिसरप्टिव हो इन द क्वार्टर्स टू कम। तो आई थिंक प्राइवेट स्पेस इज समथिंग दैट वी स्टिल प्रेफर। तो मुझे लगता है आई थिंक दो लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, येस बैंक हो या HDFC बैंक हो, आई थिंक काफी स्टेबल नंबर्स पोस्ट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू टॉकिंग द लार्जर यूनिवर्स, मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि नतीजे प्रॉब्ली इवन इफ यू लुक एट कैपिटल गुड्स हो, सीमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक सारे सेक्टर्स में दिक्कतें हैं कंपेयर टू वर्किंग capital constraints and so on and so forth. So clearly I think selective auto names, selective pharma names and selective cement names is something that I'll be looking out. मेरे शिक्षित और ICICI बैंक पर आप लोगों ने क्या आउटलुक शेयर किया है? ये कैसे स्टॉक जिसने कर अपने बाबर हफ्तों का नया लो छुआ मेरे ख्याल से। ICICI बैंक, आई थिंक मैंने तो पर्सनली नहीं सोचा था कि शायद इतना बुरा लेवल बाजार इसको देगा। PNB 110 109 के जोन में, स्पेशली आउटलुक ऑन ICICI बैंक 246। आपके कॉन्फ्रा कॉल लेंगे इस वक्त इस पर? नहीं, क्लियरली आई थिंक क्योंकि हमारी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है हर एक डिक्लाइन पे आई थिंक एक स्टैगर्ड मैनर में ICICI बैंक लिया जा सकता है। येस, आई थिंक जो एक्सपोजर है कॉर्पोरेट्स और SME को लेके आई थिंक वो थोड़ी दिक्कत सी बन सकती है, बट क्लियरली आई थिंक 4050 ब्रांचेस हैं। मैनेजमेंट ने निम का जो गाइडेंस 3.2 और 3.3 की जो रेंज दी है वहां पे रखा है। इन आवर ओन इवैल्यूएशन आई थिंक हमने थोड़े क्रेडिट कॉस्ट हायर साइड पे ही रखे हैं, और अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी देखते हैं तो Tier 1 स्टैंड्स एट 12.6%, जो काफी वेल कैपिटलाइज्ड प्राइम बैंक है। तो मुझे लगता है आई थिंक NII ग्रोथ, लेंडिंग ग्रोथ प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, ये काफी सपोर्टिव फीचर्स रह सकते हैं। और मैनेजमेंट ने वापस दर्शाया कि जो रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स हैं फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY16 आई थिंक FY15 के कंपैरिजन में कम हो सकते हैं, इवन दो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो ऑफ वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स बीइंग अ लिटिल बिट टू हाई फॉर द इंडस्ट्रीज दैट इट केटर्स टू। वैल्यूएशन के तौर पे अगर हम सब्सिडीज को आई थिंक एक बार एडजस्ट कर लेते हैं अराउंड 60-62 रुपीज, प्राइस टू एडजस्टेड बुक पे भी आई थिंक काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड करता है। तो हर एक डिक्लाइन पे आई थिंक ICICI बैंक विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लिया जा सकता है। आई थिंक वी आर मेंटेनिंग अ पॉजिटिव स्टांस ऑन द स्टॉक। राइट सिद्धार्थ, ऑयल एंड गैस स्पेस, मेटल स्टॉक्स, दोनों ही कमोडिटी प्ले आज शुरुआती सत्र में कैसे प्ले करने की सलाह होगी, और इनफैक्ट पर्सपेक्टिव क्या निकलता है, क्योंकि
चाहे ओएनजीसी केन ना चले हो, लेकिन जो गैस काउंटर्स जैसे गुजरात गैस, आईजीएल, ये स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो चुके हैं। पेट्रोनेट, एलएनजी पहले ही रिजल्ट से पहले ही बहुत स्ट्रांगली एप्रिशिएट हो चुका है। पूरे स्पेस पे आपकी राय क्या है अभी, ऑयल एंड गैस स्पेस और साथ साथ मेटल स्टॉक्स? देखिए, दो सेक्टर पे बात करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है ये क्वार्टर की, वो हार्डली लो सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। इसमें भी फार्मा सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 13% का रेवेन्यू ग्रोथ आ सकते हैं ओवरऑल सेक्टर परस्पेक्टिव से, जिसमें ऑयल एंड गैस और मेटल स्पेस कैन गिव अ डी ग्रोथ अराउंड 8 to 10%। तो ऑयल एंड गैस और मेटल स्पेस डेफिनेटली अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मार्जिन में भी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। कुछ एक चुनिंदा कंपनियों में मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है क्योंकि लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट ओवरऑल मेटल स्पेस पे अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना की सिचुएशन है ये डेफिनेटली इंपैक्ट करता है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटीज है और बीइंग द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल्स चाइना, इसकी हार्ड लैंडिंग डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी। मेटल स्पेस में अगर बाइफर्केट किया जाए तो स्टील स्पेस को नहीं देख के नॉन फेरस स्पेस को ज्यादा सही तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम मार्जिन और एल्यूमिना मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो स्टील स्पेस को अवॉइड करें, नॉन फेरस स्पेस को देख सकते हैं। और ऑयल एंड गैस स्पेस में हम मानते हैं कि बहुत चुनिंदा स्टॉक है जहां पे आप फोकस कर सकते हैं, जहां पे कई सालों से ग्रोथ नहीं आया बट अब ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, जहां पे पेटकेम रिफाइनिंग दोनों ही अच्छा कर रहे हैं और दूसरे बिजनेसेस भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, रेवेन्यू भी फ्लो इन हो सकता है FY17 के बाद, जैसे कि 4G टेलीकॉम की है। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस में हम रिलायंस पे दाव लगाना चाहेंगे और मेटल स्पेस में नॉन फेरस स्पेस लाइक्स ऑफ एल्यूमिनियम। राइट मानस, आपकी ओर से कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट्स आज के लिए अगर बाजार खुलता है तो शुरुआती सत्र में मौका मिल सकता है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो टूट सकते हैं वो बताएं, दो ट्रेड जो आपके रडार पर होंगे। देखिए, जो शॉर्ट के कैंडिडेट हैं वो डेफिनेटली दो सेक्टर हमें ध्यान रखने, एक तो ऑटो और दूसरा मेटल। हिंडाल्को मैंने पहले भी आपको बताया कि हिंडाल्को के चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं। उसी तरह अगर आप मेटल क्षेत्र में दूसरा स्टॉक देखें तो वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जो चार्ट्स पे वीक लगता है और मैं समझता हूँ यहाँ पर भी अभी गिरावट और देखने को मिलेगी। पॉसिबल है कि हम 85-84 तक के लेवल्स देखें वेदांता में, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर भी शॉर्ट क्रिएट किया सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉसेज 92 के ऊपर जरूर लगाएं। और दूसरा स्टॉक ऑब्वियसली जो हम लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं, टाटा मोटर्स का, जिस तरह के चार्ट्स हैं ऐसा लगता है कि 360 के लेवल्स ब्रेक जरूर हो सकते हैं आज, और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वहां से कम 30 से 35 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में 360 के नीचे इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है और अपने स्टॉप लॉसेस 371 रुपए के आसपास रखें। राइट, तो ऑयल एंड गैस स्पेस, मेटल स्टॉक्स और साथ साथ टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज शुरुआती सत्र में टूट सकते हैं, इनको अपने रडार पर रखें। यहाँ बिकवाली ज्यादा हावी होगी। कंसर्न है चाइनीज इकोनॉमी को लेकर, ग्लोबल स्लो डाउन को लेकर और क्रूड को लेकर, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में 7 पॉइंट्स डाउन है निफ्टी और सेंसेक्स 181 अंकों के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। तो लगता है कि यहाँ पर मार्केट की जो ओपनिंग है वो आज कमजोर है। एशियन मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाइनीज मार्केट हॉल्ट है, 7% का फ्रीज, लोअर सर्किट एक और बार चाइनीज मार्केट्स पे। और अब काउंटर स्पेसिफिक मूव्स अगर आए भी तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। एनबीसीसी पे पॉजिटिव खबर है, 295 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 8,523 के ऑर्डर जो है वो दिसंबर में मिल चुके हैं, तो एनबीसीसी पे टिक्स पॉजिटिव आ सकते हैं। आईटीडी सीमेंटेशन एक और स्टॉक में चेक कर रहा था, इंडिकेटिव एक्शन में वो स्ट्रांग है। साथ साथ डीएलएफ, सीसीआई ने कंपनी के खिलाफ याचिका को खारिज किया, ये खबर है। और एप्टेक पे नजर रखें, राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी जो 3.7% अतिरिक्त हिस्सा खरीदा है, तो एप्टेक पे इंडिकेटिव एक्शन पॉजिटिव है। इसके अलावा शॉपर स्टॉप, EIH एसोसिएटेड, ये कुछ स्टॉक है। कामत होटल्स, ये स्टॉक काफी एक्टिव हो सकता है। वक्रांगी एक और स्टॉक जो इंडिकेटिव एक्शन पॉजिटिव शो कर रहा है। बहुत काउंटर स्पेसिफिक आज मूव्स मिलेंगे। नेट बायस नेगेटिव शुरुआती सत्र में, देखते हैं कहां तक टूटते हैं और कहां पर जाके हमारे मार्केट्स आज कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होने की कोशिश करेंगे। 7673 इंडिकेटिव एक्शन के हिसाब से ओपनिंग का लेवल, वीरेंद्र 70 पॉइंट्स डाउन। बिल्कुल 73 अंक नीचे, निफ्टी करीब 7665 के तो निफ्टी में खुला है एक्सट्रीम लॉसेस के साथ। लगभग 233 अंक नीचे, इस वक्त सेंसेक्स लगभग 25,156 का स्तर यहाँ पर है। लेकिन जो काउंटर्स इस वक्त एक्सट्रीम पेन में है इस वक्त, जहाँ पे काफी कमजोर शुरुआत हुई है। देखिए चाइना फैक्टर सीधे डेंट करता हुआ इस वक्त टाटा मोटर्स को लगभग 4% नीचे। उसके बाद देखिए आप मेटल्स, आप देखिए वेदांता को देखिए, आप टाटा स्टील को, आप केन को देखिए। ये अगर आप देखिए कल के क्रूड के शार्प सेल ऑफ के बाद एक्सट्रीम लॉसेस में लगभग 3% नीचे। फेरस नॉन फेरस दोनों ही ग्रुप अगर आप देखिए परेशान है। और यस बैंक अगर आप देखिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। उसके बाद देखिए रजत, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है निफ्टी यूजर्स में ऑटो की, आप ये माफ कीजिएगा बैंक्स की। आप आईसीआईसी बैंक को देखिए, आप एक्सिस बैंक को देखिए, आप बीओबी को देखिए, सारे के सारे काउंटर्स अगर आप देखिए
बैंकिंग के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लूजर्स में। उसका देखिए एसबीआई बैकफुट पे, पीएनबी बैकफुट पे, टाटा पावर, बॉश, जी एंटरटेनमेंट और डॉक्टर एडीज। देखिए आज की इस गिरावट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जी एंटरटेनमेंट जो कि कहां 3 सेशन पहले 440 के लेवल्स को क्रॉस करने वाला था, लेकिन आज कंप्लीटली बैकफुट पे। बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें एक्सट्रीम प्रॉफिट बुकिंग से आप कह सकते हैं, और लेवल्स ना देखकर बेचना वो अगर आप देखें इस बार की टेंडेंसी है। एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी, आईडीबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, सारे के सारे काउंटर्स बैकफुट पे। ये देखिए अगर आप देखिए मिड कैप बैंकिंग आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी लगभग औसत 2-2.25% की लॉसेस हैं। तो बैंक्स काफी का इनफैक्ट मैं कुछ देर में बैंक निफ्टी देखना चाहूंगा एग्जैक्टली निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, लेकिन अगर आप मिड कैप यूजर्स को देखें तो यहां पर आईडीबीआई, अदानी पोर्ट्स, स्टर्लिंग बायोटेक, लैंको इंफ्रा, आईडीबी बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनमें से बहुत सारे काउंटर्स मोमेंटम काउंटर्स थे, लेकिन आज बैकफुट पे। उसके बाद देखिए मिड कैप बैंकिंग से यूनियन बैंक, बाकी जीवीके, अदानी पावर, ईआईएल, सुजलॉन, सारे के सारे काउंटर्स बैकफुट पे। इसमें से बहुत सारे देखिए काउंटर्स जो थे वो मोमेंटम वाले थे, लेकिन खबरों वाले शेयर गुजरात गैस, एपटेक में अगर आप देखें इनफैक्ट मिस्टर झुंझुनवाला से संबंधित खबर ने अगर आप देखिए एक रिएक्शन दिया है, लगभग 45% काउंटर ऊपर है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली ऊपर नहीं। एनबीसीसी 7 रुपए ऊपर, अदानी पोर्ट्स और डीएलएफ दोनों ही काउंटर्स बैकफुट पे हैं इस वक्त। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स टू वॉच के बाद अगर आप देखें फर्स्ट ट्रेड में ऑटो कंप्लीटली सरेंडर, मारुति सुजुकी लगभग 90 रुपए नीचे, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, एमएनएम और टीवीएस मोटर्स सारे के सारे बैकफुट पे। आई थिंक थोड़ा बात करते हैं बाजार के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चाइना के इम्पैक्ट का। हमारे साथ मिस्टर दिलीप भट्ट है बात करने के लिए। मिस्टर भट्ट गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सर। ये पूरा का पूरा हफ्ता अगर आप देखें इट्स ए कंप्लीट सरप्राइज पैकेज। जो चीन में हुआ 2 लोअर फ्रीज, आज एक बार फिर से लोअर फ्रीज, एग्जैक्टली इसका जो इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट्स पे वो पड़ रहा है, वो विजिबल है। अभी कितना और पेनफुल दौर देखना पड़ेगा सर हमको? देखिए जब भी ये हालात ऐसे आ जाते हैं, हमने देखा है ग्रीस हुआ या यूएस में कोई इश्यू आ गया या पोर्चुगल हुआ या कुछ भी हुआ, कभी सेंटिमेंट्स खराब तो जरूर हो जाता है और उसमें सेंटिमेंट्स प्रिवेल ओवर द लॉजिक। तो मुझे लगता है यही चल रहा है और शायद और थोड़े दिन कंटिन्यू होंगे, मे बी अनदर 10-15 डेज, नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन ये समझना चाहिए कि हम अभी एक बजट की तरफ जा रहे हैं और एक अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है कि कोई कुछ खास नहीं होगा। मुझे लगता है सबको ध्यान में रखते हुए ऐसे लग रहा है कि शायद यहाँ से एक पैनिक रिएक्शन में जो कोई भी बॉटम बना ले इन 100-150 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, तो कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन एक प्री बजट रैली की उम्मीद करनी चाहिए। और रन अप टू द बजट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ काफी एग्रेसिव और प्रोएक्टिव वे से थोड़े बहुत अनाउंसमेंट हो जाएंगे, which will give the support to the market at the lower level. Okay, सर मैं आपकी इस प्री बजट थ्योरी पे अगर चलूं आगे, चलिए मान के चलता हूं कि प्री बजट रैली आएगी, वो किस स्पेस में आएगी? देखिए इस पूरे लॉसेस को, इस पूरे गिरावट के दौर को लीड कर रहा है बैंकिंग। अब बैंकिंग में इस बजट में क्या किया जा सकता है? रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितना फंड एलोकेट किया जाएगा? मर्जर के लिए क्या अगर आप देखिए रोड मैप दी जाती है? आई थिंक ये जो थ्योरी है ना कि प्री बजट रैली आएगी सर, इस पे अगर काम करना है तो उसकी थीम क्या होनी चाहिए, विश्वास क्या होना चाहिए उसके लिए? तो मेरे हिसाब से देखो, अभी जैसे हम एक एग्जांपल ले ले कि रिकैपिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे थे, शायद हम इफ आई रेड इट करेक्टली, बैंक ऑफ इंडिया विल इश्यू प्रेफरेंशियल शेयर्स टू एलआईसी। तो एक हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया को जो थोड़ा बहुत रिकैपिटलाइजेशन चाहिए था वो मिल गया शायद। मुझे लगता है थोड़े बहुत इनोवेटिव मेजर्स विल कंटिन्यू बाय विच दिस रिकैपिटलाइजेशन विल हैपन। और अगर दूसरी बात, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये एनपीएस और जो प्रॉब्लम एसेट्स है जो हु आर नॉट रिपेइंग द लोन्स टू द बैंक, और वो मोस्ट ऑफ देम आर not being paid by the government themselves, so in turn the banks are suffering. I think the clarity will come on that. Second, I think infra space में बहुत जबरदस्त एक्शन होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट अपना फंड लॉन्च करी है 40,000 करोड़ का फंड, तो ये स्पेस एक देखेंगे जहां पर काफी सारे रोल आउट होंगे। तो ये 2 स्पेस तो जरूर लग रहे थे जहां पर which should really see a lot of action in the coming days. जी राइट सर, लेकिन जो अभी बाजार जिस मूड पे है और जो बिकवाली के जो सबसे बड़े ट्रिगर है वो इंटरनेशनल मार्केट पे जो क्रूड रिलेटेड प्रे हो रहा है उसका एक इंपैक्ट है। ऑयल एंड गैस स्पेस में कोई भी रैली में वो बेचते हैं काउंटर्स ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, और साथ साथ मेटल स्टॉक्स, ये दोनों ही सेक्टर्स टूट रहे हैं सर। आपकी कॉल क्या अभी कमोडिटी पे? क्या
हम बेस के करीब है, या फिर अभी कुछ समय तक ऑयल एंड गैस स्पेस जैसे कि ओएनजीसी केन में रिलीफ रैली नहीं बन सकती और मेटल स्टॉक्स यहां से और भी टूट सकते हैं? देखो, जिस तरह से गिरे हुए हैं, लॉजिक सजेस्ट कि यहाँ से एक करेक्टिव बाउंस बैक आ सकता है इन ऑयल एंड इन अदर थिंग्स, बट दिस इज जस्ट ओनली अ गेस. आई डोंट थिंक कि हम में से कोई यहाँ पर या इंटरनेशनली कोई कह सका कि ऑयल गिरने वाला है और वो भी इतना गिरने वाला है, या कॉमोडिटीज गिरने वाले हैं या इतना गिरने वाले हैं. तो इसमें एक ओपिनियन बनाना मुश्किल ही रहेगा. लेकिन मेरे हिसाब से ये सेक्टर में एज अ करेक्टिव बाउंस बैक जरूर आ सकता है. एंड सो दिस सेक्टर विल रिमेन ओपन ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सेक्युलर लॉन्ग टर्म बेट ऑन द बाय और द सेल साइड. जी, इस बीच आप देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो पर 100 अंक नीचे, 100 अंक नीचे. आपका देखिए क्या है, जब एग्जैक्टली रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है ना, जब आपको एग्जैक्टली बिहेव करना पड़ता है. अब तक एसजीएस निफ्टी 65 अंक नीचे था, 70 अंक नीचे था, लेकिन फियर, डर, खोने का डर, मुनाफा है वो भी समोट लो, वो चीजें हैं ना वो स्क्रीन पे विजिबल है. सर, इसमें अगर आप देखें एक और चीज, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आप देखिए अब जिस तरीके से जी एंटरटेनमेंट आगे पार्टिसिपेट कर रहा है, मेटल्स में प्रॉफिट, ये पेंट्स में प्रॉफिट बुकिंग आने लगी. आप देखिए अब तक बहुत नहीं गिरा था ऑटो, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने लगी. उस इन्वेस्टर के लिए जो कि अच्छे प्रॉफिट से बैठा है, एक बार अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं? वेल, आई थिंक अगर कोई अच्छे शेयर पे बैठा हुआ है और अगर 100 पॉइंट निफ्टी अभी डाउन है, यहाँ से ये समझ के चलना चाहिए, नहीं तो 100-150 पॉइंट निफ्टी डाउन जा सकता है. दैट इज नॉट इम्पॉसिबल. और वो एक डाउनसाइड के लिए उसको अगर प्रॉफिट करना है तो मेरे हिसाब से दैट विल नॉट बी अ करेक्ट अप्रोच अनलेस अंटिल यू आर एक्सट्रीमली डे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो बात अलग है. अदरवाइज आई डोंट थिंक एनीबडी होल्डिंग एनी रीजनेबली गुड स्टॉक शुड बी रेडी टू सेल एट दिस लेवल. राइट सर, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपसे जरूर जानना चाहेंगे. देखिए बाजार टूट रहा है और इस समय निवेशकों का कंसर्न बढ़ता चला जा रहा है. ऐसी मार्केट पे जहां लगातार गिरावट है, कुछ तो स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पर गोइंग फॉरवर्ड कैश फ्लोज बहुत इंप्रूव होंगे. सर, अगर आप कुछ स्टॉक्स हमारे साथ शेयर कर पाए. क्या इंप्रूव हो जाएंगे सर? कैश फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड किन्हीं कंपनियों के जो अर्निंग विजिबिलिटी जहां पर बहुत स्ट्रांग है. वेल, आई थिंक जैसे लार्सन एंड टुब्रो मुझे लगता है बहुत बुरी तरह पिट गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के उनके जो ऑर्डर्स है मिडिल ईस्ट के वहां पर बहुत बड़ा कंसर्न था. तो हमने देखा कि 1800 से लेके जो कुछ भी करंट लेवल पे ट्रेड हो रहा है. पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से जो ऑर्डर्स मिलेंगे, जो बड़े ऑर्डर्स के जो बिग टिकट ऑर्डर्स आएंगे, मुझे लगता है दिस विल इंप्रूव द सेंटिमेंट्स. आई थिंक एज द एग्जीक्यूशन ऑल्सो पिक्स अप, व्हिच इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. I think Larsen & Toubro from the current levels on a risk-return basis really appears to be pretty good. And I think जहाँ तक उनका one of the problem is the execution, other is the huge, the very high interest because of the working capital. I think all those concerns are really there in the prices, but going forward यहाँ पर से एक risk-return basis के ऊपर बहुत अच्छा बन रहा है. मुझे लग रहा है कि इवन फार्मास्यूटिकल्स ने जो करेक्शन दिया है वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इन द फ्रंट लाइन, बिकॉज दीज आर कंपनीज विच आर जनरेटिंग सीरियस कैश एंड दे हैव रीजनेबल आरओई. तो एक करेक्शन में जरूर लेना चाहिए. उसी तरह से मैं कहूंगा इन्फोसिस, टीसीएस, जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में भी उनका कोर आरओईज आर अराउंड 50-52% और सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ कैश. तो मुझे लगता है कि ये सम ऑफ दिस थिंग्स शुड बी बॉट एट दीज लो लेवल्स. Even from medium-term perspective. Anything in mid-cap, Mr. Bhatt? Mid-cap or small-cap? Do you like to chase? Well, I think in the mid-caps, I will look at something like a Castrol. मुझे लगता है Castrol में ये जो ऑयल प्राइस जो जिस तरह से घटा हुआ है और वो एक FMCG काइंड ऑफ सेक्टर में जहाँ पर एंड प्रोडक्ट प्राइस इतने नीचे नहीं आते हैं, मुझे लगता है Castrol should be one of the stocks to look at. I think the second would be something like an Escort or something like a J&K Bank, जो काफी करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से उनके प्रोस्पेक्ट काफी ठीक लग रहे हैं. राइट सर, एक आपका व्यू एविएशन स्टॉक्स पे, क्योंकि आज गिरते बाजार पे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार पकड़ मजबूत कर रहे हैं, उसमें फिर से जेट एयरवेज जैसे स्टॉक्स शामिल हैं. गोइंग फॉरवर्ड क्या ये स्ट्रेच और कंटिन्यू होता है देखते हैं, या फिर वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेच हैं अभी? नहीं, मुझे लगता है कि ये एविएशन सेक्टर अभी भी नेक्स्ट 1.5-2 years should continue in the northerly direction. थोड़े बहुत करेक्शन आते रहेंगे ऑन द वे,
और ये एक सेक्टर है जहां पर हम देख रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट भी आ रहा है और पैसेंजर लोड फैक्टर ऑल्सो इज गोइंग इन फेवर ऑफ देम और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड द लीज रेंटल्स ऑल्सो शुड हेल्प देम. सो ऑल इन ऑल आई थिंक द टेलविंड काफी इनके फेवर में है. तो ये ऑफकोर्स ये ऊपर चले गए, थोड़ा बहुत करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन ये तीनों शेयर्स इस सेक्टर में, इंडिगो, जेट एयरवेज और स्पाइस, तीनों ऑल द थ्री शुड पार्टिसिपेट इन द अपवर्ड मूव. राइट सर, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे आउटलुक बताने के लिए. देखिए, एक तो एविएशन स्टॉक्स तेज हैं आज, नो डाउट बहुत स्ट्रांगली रैली में इसलिए क्योंकि एटीएफ कीमतें जो लगातार टूटी, क्रूड नेगेटिव प्ले हुआ, जेट एयरवेज इंडिगो के लिए पॉजिटिव. सुबह बता दिया गया था आपको ये कुछ स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए. फटाफट से अब कल की लिस्टिंग जो हुई थी नारायण हृदयालय वो भी देख लेते हैं क्योंकि कल जोरदार तेजी थी और आज गिरते बाजार पे भी यहां पर पॉजिटिव फ्रंट, 6% के आसपास की तेजी, 357 के लेवल पे लगातार चढ़ता है ये स्टॉक. नेगेटिव ट्रेड्स जो आज पड़े वो भी सुबह आपको बताया गया था. टाटा मोटर्स ह्यूज एक्सपोजर चाइनीज मार्केट्स पे, चाइनीज इकोनॉमी पे, तो जो डेंट पड़ेगा जोरदार पड़ेगा, 4% टूट गया टाटा मोटर्स भी और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में आज गिरावट देखने को मिल रही है. वेदांता, सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जो भी स्टॉक आप मेटल से अगर आप शॉर्ट करें आज शुरुआती सत्र में तो आपको मुनाफा जोरदार मिला होगा. अच्छी खासी गिरावट इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है. लेकिन सिद्धार्थ, कल की लिस्टिंग, इनफैक्ट जो आईपीओ मार्केट पे वाइब्रेंसी है, देखिए आप इंडिगो के रिटर्न्स और साथ साथ जो कल की लिस्टिंग हुई नारायण हृदय की, काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है. जो भी प्रॉफिट में बैठे हैं क्या करना चाहिए उनको सिद्धार्थ? देखिए, मेरे हिसाब से हेल्थ केयर सेगमेंट काफी स्ट्रांग है. यहाँ पे अभी भी बहुत शॉर्टफॉल है बेड्स की, तो ये विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे. बट मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जब आपके रिटर्न बैठ रहे हैं ये मार्केट कंडीशन में, तो एक बार के लिए प्रॉफिट्स आप ले सकते हैं ऑन द शेल्फ, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है. आईपीओ मार्केट की बात करें तो पिछले 3-6 महीने में बहुत सारे उम्दा कंपनियां आईपीओ अपनी लेके आए हैं. लाइक्स ऑफ इंडिगो जिसका आपने जिक्र जरूर किया है, एसएच केलकर बहुत स्ट्रांग कंपनी थी, एल्केम लैब्स बहुत अच्छा मॉडल है. ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डॉक्टर लाल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एसेट लाइक मॉडल है. बट हम मानते हैं कि नारायण हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. बट अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं मानता हूं कि यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना ही अच्छा रहेगा. राइट, एविएशन स्टॉक्स को फिर से देखना होगा कि जो रफ्तार है वो उसी पर्टिकुलर सेक्टर पे है. और मैं मयूरेश आप ही के पास आता हूं, एविएशन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? इंडिगो की रफ्तार देखिए 2%, गिरते बाजार पे ये रिटर्न्स मिल रहे हैं. जेट एयरवेज अब 10 रुपए की तेजी, लगभग 1.5% के आसपास की तेजी, पूरा इस सेक्टर हॉट है. क्या ये वैल्यूएशंस ओवरस्ट्रेच्ड लग रहे हैं या फिर इसको राइड करेंगे, जब तक चल रहे हैं तब तक चलने दें? क्लियरली एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स मुझे लगता है जैसे एटीएफ प्राइसेस गिर रही हैं, जैसे लोड फैक्टर्स में स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे कंसोलिडेशन हो रहा है, और हमने देखा है कि जो प्राइस वॉर्स हम उम्मीद कर रहे थे प्रॉब्ली आई थिंक दैट डिस्काउंटिंग फैक्टर इज आल्सो गेटिंग लोअर. हैविंग सेड दैट प्रॉब्ली आई थिंक इंडिगो पे मुझे लगता है अभी भी आई थिंक इन्वेस्टर्स जो लोअर लेवल पे वो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक को. फ्लीट की एज काफी कम है कंपेयर टू स्पाइस एट 3.2 ईयर्स कंपेयर टू 4.5 ईयर्स. ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी लो है कंपेयर टू द अदर एयरलाइंस, मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन है. और क्लियरली आई थिंक इनकी जो मार्केट शेयर है आई थिंक दे विल मेंटेन देयर मार्केट शेयर गोइंग फॉरवर्ड. तो मुझे लगता है आई थिंक एक क्लियर बायस रहेगा एविएशन स्टॉक्स की तरफ, बट विद इन दी स्टॉक्स आई थिंक अ क्लियर होल्ड ऑन इंटरग्लोब एविएशन. इस बीच में आपको निफ्टी के चार्ट पे एक बार लेके जाना चाहूंगा फिर से. और देखिए निफ्टी के चार्ट में इस वक्त क्या इंटरेस्टिंग है और बेयर्स के लिए, मंदरियों के लिए क्या इंटरेस्टिंग है और बुल्स के लिए क्या चीज खराब है. 2015 हो गया पूरा ऑलमोस्ट. 2015 में याद रखिएगा वीकली चार्ट्स पे, ऑन वीकली चार्ट, साप्ताहिक चार्ट्स पे हमने ऑलमोस्ट 2 बार टेस्ट किया था इसको, यानी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 2 बार वायलेट किया और उसके बाद हमने फिर पुल बैक लिया, हम ऑलमोस्ट 8000 तक गए. ये थर्ड अटेम्प्ट है जब हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रीच करके, जो कि आपका है अप्रोक्सीमेटली 77-62 के नीचे, वहां से एक बड़ा फ्रैक्शन बना के 100 पॉइंट का फ्रैक्शन बना के ट्रेड कर रहे हैं. और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा क्यों यहां पे मैं इस फैक्ट को शेयर कर रहा हूं आपके साथ. मैं मानस से भी बात करूंगा कुछ देर में इस पे. 2013 का मिड था, ठीक ऐसा ही हुआ. हमने एक बार 100 वीमा को छुआ, पुल बैक लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया. दूसरी बार छुआ, पुल बैक लिया, लेकिन दूसरी बार का पुल बैक काफी कमजोर था. और तीसरी बार जब हमने फाइनली तोड़ा उस 100 वेमा को रजत, हमने 200 वेमा को भी छुआ और बहुत वाइल्ड तरीके से. तो प्लीज थोड़ा सतर्क रहिएगा. ऊपर से गैप क्रिएट हो गया, ये गैप छोड़िए, गैप फॉर द टाइमिंग छोड़िए, राइट. लेकिन फॉर द टाइमिंग हम बड़े
डेंजर जोन में है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आई मीन रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है। चलिए लेकिन संदीप के पास चलते हैं। मालामाल डेली शेयर लेकर आते हैं वो, लेकिन आज स्थिति कुछ बिगड़ी हुई है। संदीप देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल बुरा है, चाइनीज मार्केट लोअर सर्किट, क्रूड पे गिरावट। ऐसे में इस मुश्किल के दौर में कौन सा मालामाल डेली शेयर आप लेके आए? शुक्रिया। क्रूड की गिरावट की बात आपने करी और एक ऐसे स्टॉक पे करने की कोशिश करी है जिसका क्रूड की गिरावट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। 6 की पैरामीटर्स पर हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं, पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस किस तरह के हैं, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो आउटलुक आने वाला समय है उसकी बात हम करते हैं। और क्रूड की गिरावट जैसे मैंने मेंशन किया, ऐसी कंपनी को पिक करने की कोशिश की गई आज जिसका चाइना में जिस तरह का कोई भी बदलाव हो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि अगर चाइना में अगर मंदी आती है, कच्चे तेल पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और मैं बात कर रहा हूं आज सदर्न पेट्रोकेमिकल्स की, जिसे आप स्पिक के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का अगर आप बैकग्राउंड की बात करें कि ये कंपनी अगर आप देखिए फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनी है, 1975 से लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी फर्टिलाइजर्स बनाती है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और साथ ही साथ पेटकेम का कारोबार भी करती है। और काफी सारी की इंडस्ट्रीज है जिसको ये कंपनी सप्लाई करती है। एग्री में तो एक्सपोजर है, साथ ही साथ टेक्सटाइल, केमिकल, डाई और फार्मा और साथ ही साथ अगर आप केमिकल क्षेत्र देखें यहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा और कहीं ना कहीं कैटल फीड में भी इनके जो प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल होता है। तो उस लिहाज से बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल काफी साउंड है। शेयरिंग पैटर्न में देखें तो 52% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। FIDs भी करीब 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं 55-56% के आसपास की हिस्सेदारी मजबूत हाथों में है। बैलेंस शीट की बात करें तो 136 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज जरूर आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर आएगा, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो बेहद कंफर्टेबल है और करीब 23-24 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी भी इस कंपनी की बुक्स के ऊपर मौजूद है। और सबसे अच्छी बात है FY15 की अगर आप बैलेंस शीट देखें 300 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज का भुगतान इसने किया है। 450 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज था, अब वो घटकर 136 करोड़ रुपए पास पहुंच गया। इन्वेस्टमेंट्स में इसकी एक सब्सिडरी है जो कि लिस्टेड स्पेस में है, वहां पे करीब 17% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करती है। तो उस जहाँ से बैलेंस शीट इस कंपनी की बेहद मजबूत नजर आ रही है। वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करें तो पीएस के मुकाबले इसके वैल्यूएशन सस्ते हैं। FY17 का अगर आप अनुमानित EPS देखें तो करीब 3-3.25 रुपए के आसपास का बनता है। तो उसके बेसिस पे महज 8 के पी मल्टीपल पर ही काउंटर ट्रेड कर रहा है, जो कि पूरे सेक्टर में देखें तो सबसे सस्ता नजर आता है। तो उस लिहाज से रिस्क रिवार्ड बेहद फेवरेबल है। अगर आप इसके डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो बीते 3 साल अगर आप देखें 12, 13 और 14 ये कंपनी के लिए काफी खराब रहता है, जिसके घाटा हुआ था, कर्ज काफी ज्यादा था। लेकिन FY15 में एक टर्न अराउंड देखने को मिला, ये कंपनी मुनाफे में आई है। और FY16 में जिस तरह से क्रूड के प्राइस में गिरावट आ रही है, गैस की कीमतों में गिरावट आ रही है, नतीजों में लगातार सुधार हो रहा है और कहीं ना कहीं डिविडेंड की घोषणा की उम्मीद बाजार करके चल रहा है, जो कि आने वाले समय के लिहाज से काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। और आने वाले समय की बात करें, अगर आप आउटलुक की बात करें, वो भी काफी साउंड नजर आता है, क्योंकि अगर आप इसकी जिसको सप्लाई करती है इंडस्ट्रीज में, उसमें केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल जैसे जो सेक्टर्स है वो शामिल है और वहां पे ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। और एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि 2023 तक करीब 3-4 गुना के आसपास की बढ़त इस पूरे सेक्टर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक कंपनी का बड़ा हिस्सा अगर आप देखें फार्मा और एग्री स्पेस से भी आता है और फार्मा क्षेत्र भी अगर हम देखें बड़े पैमाने पे वहां पे ग्रोथ देखने को मिली है। और 2015 में जो $20 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है वो 2020 तक उसमें भी करीब 3 गुना के आसपास की बढ़त आएगी, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी की बुक्स पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस पूरे सेक्टर के लिहाज से जो बड़ी बात हुई है, सरकार ने एक नई जो यूरिया पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था उसको मंजूरी दी थी, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि नैप्था पे चलने वाले जो प्लांट्स है उसको गैस बेस्ड प्लांट्स पे कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और इसके लिए एक पाइपलाइन बनाने की मंजूरी भी सरकार ने दी है, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं इस कंपनी की बुक्स में देखने को मिलेगा। कर्ज का जो रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए इस काउंटर में आज आप लंबे समय के लिए उतर सकते हैं, लेकिन अपने जो निवेश सलाहकार है उससे बात करने के बाद। आज का स्टॉक है सदर्न पेट्रो। अगर आप देखिए मैं लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बार फिर से कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यू सुन लेते हैं। हमारे साथ राधिका राव जुड़ी हैं बात करने के लिए। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैम सडनली अगर आप देखें ये जो सेल ऑफ है चाइनीज मार्केट में, ये पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को प्रभावित कर रहा है और बीते 3 दिन में 4 दिन में हमने भी काफी रिएक्ट किया है इस पर, इंडियन मार्केट्स ने भी, और हम बड़े कुछ क्रिटिकल जोन्स में आ चुके हैं। क्या इंडियन मार्केट्स भी चेस करेंगे इस वर्ल्ड मार्केट्स के सेल ऑफ को, और क्या हम कुछ क्रिटिकल लेवल्स को 75-50 जिसको हमने CY15 में होल्ड किया मैडम, इसको वॉलेट करने के चांसेस लग रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग। जैसे अभी जो चाइनीज स्टॉक मार्केट में चल रहा है, मंडे को भी सेल ऑफ हुआ था और आज ऑलरेडी सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ द डे के लिए बंद रहेगा। आई थिंक जो बेरिशनेस वहां से आ रहा है वो एशियन मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया आई थिंक एस्केप नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से आई थिंक वो बेरिशनेस बना रहेगा। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, जो मेजर ट्रिगर ये है कि युआन बहुत गिरा है पिछले कई दिनों में, आज 0.5% वीकन हुआ है, तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है सब मूव पे, स्टॉक मार्केट पे, इक्विटी या कमोडिटीज देखें, फिक्स्ड इनकम देखें, सब पर। तो वो जो रिस्क ऑफ मूव जब तक बना रहेगा हमें लगता है इंडिया स्कर्ट कर पाएगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स
भी आई थिंक कॉशियस ही रहेंगे, जिनकी वजह से सेल ऑफ आई थिंक जारी रहेगा। जी राधिका जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आई मीन थोड़ी साइकोलॉजी भी है इसमें, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी है ये। हमने अब तक इंडिया को, चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर अगर आप देखें इमर्जिंग मार्केट्स की बास्केट हो, उसमें एक अच्छी स्थिति में प्लेस किया है कि हाँ भाई हमारे अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, कमोडिटी गिरती की कमोडिटी का हमें फायदा काफी होगा, रिफॉर्म्स पे काम होगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो पाई हैं। कमोडिटी कीमतें गिरी हैं लेकिन रिफॉर्म्स पे हम नहीं बढ़ पाए आगे, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो जीएसटी बिल हो, चाहे बैंक्रप्सी बिल हो। क्या हम बाकी कंट्रीज के साथ अब हम भी सेल ऑफ देखेंगे? क्या वो जो एडवांटेज था इंडिया का, इंडिया एडवांटेज, वो थोड़ा सा स्लगिश पड़ गया है, फीका पड़ गया है? मुझे लगता है कि वो जो एडवांटेज है वो फीका पड़ गया है। आई थिंक द क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि जब आप पूरे ग्लोबल ग्रोथ को देखें, उसमें जो मंदी आई है, हम तेल में देखें, फर्स्ट लेग हमने श्योरली बेनिफिट किया। जब तेल 70, 50, 60 तब तेरा था, वो काफी एडवांटेज था। इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट पड़ा, करंट अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन वो जो विंडो प्रेजेंट किया था उसमें ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, मेनली लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। सरकार ने आई थिंक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए थे, जिससे एफडीआई पे और वो उदय और फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो सब पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए। अभी भी आई थिंक उसका इम्पैक्ट है। That what I mean is in the past, जब भी ऐसा रिस्क अवर्जन हुआ था, इंडिया रुपी को हाई बीटा माना जाता था। मतलब जब इंडोनेशियन रुपया, मलेशियन रिंगिट और रुपी काफी गिरते थे। लेकिन आप इस माहौल में देखिए, रुपी में भी इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट इज नॉट एज हाई। आई थिंक वो जो बीटा है वो ही मेजर डिफरेंस अभी और 2-3 साल पहले में। तो उससे ही आई थिंक वो एक रिफ्लेक्शन है कि ग्रोथ बेटर है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, एक्सटर्नल बैलेंसेस बेटर है। लेकिन हम इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है कि हम एक्सपेक्ट करें कि जब बाकी सब मार्केट्स में सेल ऑफ हो रहा है कि इंडिया बेहतर बनाए रखे। इनफैक्ट थोड़े पॉइंट्स हैं, जैसे हम रिपीटेडली बोलते थे, इन हाउस बोलते हैं कि रिजर्व हमारे जो हैं वो बाकी कंट्रीज को कंपेयर करें तो कम है। मतलब हमारे 16-17% ऑफ जीडीपी की रिजर्व है, और भी बढ़ाना पड़ेगा उसको। एक्सटर्नल डेट अभी भी स्लोली लेकिन बढ़ता जा रहा है। फ्लोज पे डिपेंडेंसी कम हुई है, लेकिन फिर भी सम लेवल ऑफ डिपेंडेंसी है। तो दीज फैक्टर्स जो है वो अभी तक कम नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आई थिंक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन किस हद तक पड़ेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, और पहले जितना होता था अभी उतना नहीं होगा। तो वो ऑप्टिमिज्म, दैट एक्सटेंड ऑफ ऑप्टिमिज्म है। लेकिन आई थिंक वो जो विंडो आई थिंक हमें जल्दी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बजट सेशन भी हमारे आगे है। उसमें नंबर्स कैसे आते हैं, जीएसटी, बैंक्रप्सी कोड क्या लागू कर पाते हैं, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है स्टोरी को बनाए रखने में। जी राधिका जी, ये बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटीज ये जो लगातार टूटती चली जा रही है, 2015 में नए लेवल्स देखे, निचले लेवल्स, क्रूड 12 साल के निचले स्तर पे मैम। नाउ व्हाट, यहां से और कितनी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्रूड ही नहीं, इनफैक्ट बेस मेटल जिस तरीके से करेक्शन शो कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? जैसे मैंने पहले कहा, इनिशियल लेग आई थिंक पॉजिटिव था, लेकिन हम अगेन यही एक केस बनाते आ रहे हैं कि जो कमोडिटी का जो गिरावट हुई है वो गुड एंड बैड है। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं जैसे। तो पॉजिटिव है कि जो कमोडिटी पे डिपेंड करते हैं कंट्रीज जैसे इंडिया, उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे किस वजह से वो गिर रहा है? फंडामेंटली सप्लाई और डिमांड दोनों वजह से गिर रहा है। इनफैक्ट आप देखें जो जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी है, नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया, ईरान, सऊदी अरेबिया में रिस्क हुआ, उसकी एनी अदर एनवायरनमेंट में वो तेल प्राइसेस को एक उछाल दे सकता था, लेकिन इस एनवायरनमेंट में नहीं दे पाया है। तो ये सब बताता है कि ओवर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो नहीं जा रहा है, और डिमांड पिकअप है नहीं। और स्पेशली अभी चाइना में भी जो इतना वॉलेटिलिटी है, वो और भी ये रीइंफोर्स करता है कि डिमांड इज नॉट बैक ऑन द टेबल। ऐसे एनवायरनमेंट में आई थिंक उछाल तो हो नहीं सकता। कितना गिरेगा? आई थिंक $30 हैंडल इज द नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट। अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग रीजन कि यहाँ से ऊपर जाए, स्पेशली इन दिस 2016-2017 जी बहुत शुक्रिया राधिका जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और व्यूज शेयर करने के लिए अर्थव्यवस्था में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सिद्धार्थ, आखिरी प्रश्न होगा आपसे, गिरते बाजार पे कोई मिड कैप स्टॉक जो आप चेज करना चाहेंगे?
देखिए, ऐसे दो मिड कैप स्टॉक को हम लोग चेज करना चाहेंगे। एक तो एग्री स्पेस से है, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। हम मानते हैं कि ये इनोवेटिव एग्री केमिकल में है और साथ ही साथ सीएसएम बिजनेस में है। 60% ऑफ द बिजनेस रेवेन्यूज कम फ्रॉम द सीएसएम, जो एक मॉलिक्यूल डेवलपमेंट एंड पेटेंट्स को लेके है। तो हम मानते हैं कि ये सीएसएम बिजनेस बहुत बड़ा जेस्टेशन पीरियड वाला बिजनेस है। हालांकि चाइना इसमें लीडर था, बट अब पीआई इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इसने 20-25 साल का जेस्टेशन पीरियड पार कर लिया है। इसमें केपेक्स हो चुका है 300 करोड़ का। आने वाले समय में 2-3 क्वार्टर में भी केपेक्स होने की संभावना है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनकी अगर आरओई की बात करें तो आरओई भी काफी अच्छा है। करंट आरओई ही 28% है। आने वाले समय में भी आरओई इंप्रूव हो सकते हैं। ओवरऑल बैलेंस शीट भी डेट फ्री हो सकता है FY17 से और कैश फ्लोज भी स्ट्रांग है। तो पीआई इंडस्ट्री हम मानते हैं कि एग्री स्पेस में बहुत चुनिंदा कंपनियां हैं जहां पे सिलेक्ट किया जा सकता है, वो है पीआई इंडस्ट्री। और दूसरा कंजम्पशन स्पेस से हम रेकमेंड करना चाहेंगे हैवेल्स इंडिया। ओवरऑल सिल्वानिया के स्टेक सेल ऑफ के बाद हैवेल्स की पोजीशनिंग और बैलेंस शीट काफी इंप्रूव होते जा रही है। और आज हाउस होल्ड नेम में चाहे आप इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, स्विच गियर्स की बात करें, केबल्स की बात करें, तो हैवेल्स इज अ हाउस होल्ड नेम। बैलेंस शीट इज इंप्रूविंग, कैश फ्लोज विल इंप्रूव। हैवेल्स इंडिया पे दाव जरूर लगाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, सभी काउंटर्स इंडिसेस पर रखने के लिए। इस बीच निफ्टी डे लो पर 113 अंक नीचे। मानस, इनफैक्ट मैं जो वीकली चार्ट देख रहा था, वो फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपकी अप्रोच क्या होगी 7628 पे? क्या ये थर्ड अटेम्प्ट है वीकली चार्ट? स्टिल अभी 2 सेशन बाकी हैं इस वीकली चार्ट को पूरा होने में, लेकिन ये बिहेवियर और ये कैंडल जो वीकली चार्ट्स पे क्रिएट हो रही है, और अगर ये दिसंबर के सेकेंड वीक को, यानी अब से 4th लास्ट कैंडल के लोज को ब्रीच करती है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है? देखिए, मैं समझता ये हूं कि जब आप वीकली चार्ट देखते हैं तो वहां पर आपको काफी समय से लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे थे। सितंबर में 7539 के लोज बने और जब हमने दिसंबर में उसको टेस्ट करने की कोशिश की तो वो लोज थे 7551 के। तो मतलब जो प्रीवियस लो था उसको एटलीस्ट ब्रीच नहीं किया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर निफ्टी 7551 को ब्रीच नहीं करता है तब तक तो हम सेफ हैं। हमें नहीं लगता कि बड़े क्रैक देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। एक बड़ा क्रैक देखने को मिल सकता है और उसमें कम से कम 200 से 250 पॉइंट की निफ्टी क्रैक दिखा सकता है। इसलिए कॉशियस बिल्कुल रहना चाहिए। अपने स्टॉप लॉसेज, अगर आप ट्रेडर हैं या अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं, तो अपने स्टॉप लॉसेज जरूर 7550 7525 के आसपास लगाएं। उसके नीचे जाने पे बिल्कुल एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। जहां इस बीच आप देखिए टाटा मोटर्स को, जिसको चुन के मारना है बाजार वही कर रहा है। टेंडेंसी क्या डेवलप की है भाई, इसको पकड़ो, इसको बेचो, इसको शॉर्ट करो। टाटा मोटर्स को देखिए आप, 14 रुपए नीचे काउंटर डे लो पर 351 के स्तर पे। और देखिए मैं वीकली चार्ट देख रहा था, डेली चार्ट देख रहा था, मैं थोड़ा डेली चार्ट पे एक बार टाटा मोटर्स को देखता हूँ एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये। टाटा मोटर्स 200 डे मार्क की जो स्लिप पहले कर चुका है, खैर उसके ऊपर गया ही नहीं था, माफ कीजिएगा। मैं वीकली चार्ट्स पे देख रहा था कि इंडेक्स के काउंटर्स की टेंडेंसी क्या हो गई है। अब ये देखिए कि टाटा मोटर्स जो है वो इस हफ्ते की गिरावट के साथ, ये हफ्ता शुरुआत की थी इसने 400 रुपए पे, अब 351 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स ये रजत, मैं आपसे क्या शेयर कर रहा था कि निफ्टी 100 डेमा को तोड़ चुका है। 200 की पॉसिबिलिटी कितनी है? आप इंडेक्स काउंटर्स को देखिए, ये ऑलरेडी आज इस सेशन में अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करके इतना बड़ा फ्रैक्शन बना चुका है। 377 है वो प्राइस और ये ट्रेड कर रहा है 351 पे। कितना बड़ा फ्रैक्शन है। फिर आप देखिए 1-2 काउंटर्स और देख लीजिए जिसमें काफी पेनफुल दौर देखने को मिल रहा है आज। आप वेदांता को देखिए 84, 4 रुपए नीचे। मारुति सुजुकी 3637। मयूरेश आप देखिए 43-35 मारुति का स्तर है। ये बिहेवियर क्या है? अच्छे स्टॉक जहां पर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जब आप उसको भी बेचना शुरू कर दे कि नहीं भैया यहां से जो पड़ा है उसको लेके सिमटो, बाजार ठीक नहीं लग रहा है, ये साइकोलॉजी है। क्या ये इंडिकेशन होती है कि हाँ अब थोड़ा सा जो पेन है वो वाकई सिस्टम में आ रहा है? और ये जो गिरावट है, ये मारुति की जो गिरावट है 3.25% की, क्या ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रिफ्लेक्ट करती है? क्या इंस्टीट्यूशंस जो मारुति पर अब तक एक्यूमुलेट मोड पे थे या फिर बाय मोड पे थे या फिर होल्ड मोड पे थे, वो भी सेल मोड पे आ रहे हैं? क्या ये एक रिफ्लेक्शन है इस गिरावट का?
नहीं, क्लियरली आई थिंक जो क्वालिटेटिव और चुनिंदा स्टॉक्स की आप बात करें, जैसे मारुति, आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक जो प्रोडक्ट मिक्स है, जैसे इनकी अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है जो हम मैप करें अगले 2 साल में, आई थिंक पॉजिटिव ही रहेगी। बट क्लियरली आई थिंक स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है वीरेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मनी इज बीइंग टेकन ऑफ द टेबल। और दूसरा इक्वेशन आप ये भी देखिए, जो डॉलर येन का आई थिंक जो एक इक्वेशन हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़े मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा इफ द चाइनीज डिवैल्यूएशन कंटिन्यूज, क्योंकि येन पे भी एक इम्पैक्ट आएगा जिसकी वजह से इनकी जो डॉलर इन इक्वेशन होती है उस पर प्रभाव आता है। तो क्लियरली आई थिंक इन Q4 at least not in this result but in the coming result if it sustains, थोड़ा मार्जिन प्रेशर आ सकता है। बट एज यू सेड राइटली, आई थिंक कैश रिच बैलेंस शीट है, आई थिंक बहुत स्टेबल कंपनी है, प्रोडक्ट मिक्स बहुत राइट है, अक्रॉस वेरिएंट्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बलेनो इज वेरी वेल रिसीव, अर्निंग्स ग्रोथ हमारे खुद के अनुमान में 36% ग्रो कर सकती है। बट अगेन जहां जहां पैसा बन रहा है और जहां पैसा इसके आई थिंक होल्डिंग है, जहां से पैसा निकाल पाते हैं, आई थिंक यू आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। इसलिए जो क्वालिटेटिव स्टॉक्स हैं अगर गिरावट देखते हैं तो आई थिंक लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक स्टैगर्ड वे में बिल्कुल खरीदी की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया मयूरेश, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स पर इंडस्ट्रीज अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। माना साहब के बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल के लिए। मिस्टर देवेंद्र चौकसी, MD किया चौकसी सिक्योरिटीज के हमसे जुड़े बात